समास। हाँ, आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास जो है वो व्याकरण का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से समास बनता है। दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने से समास बनता है। समास संक्षिप्तीकरण को कहते हैं। किसी भी प्रकार से समास के अंदर हम कुछ भी शब्द जोड़ते हैं और उसका एक छोटा रूप बन जाता है, वही समास है। समास के 6 भेद होते हैं। आजकल वर्तमान काल में समास के 4 भेद माने गए हैं। समास में भेद इस प्रकार से हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। जो अव्ययी भाव समास है उस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय यानी जिसका कोई व्यय न हो, अर्थात लिंग विभक्ति और वचन न हो, ऐसे पद, ऐसे शब्दांश हमेशा अव्यय कहलाते हैं। जैसे प्रति, च, अपि, यावत्, तावत्, कुत्र, अत्र, यत्र, ये सब अव्यय पद हैं। इनके जुड़ने से अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, यानी प्रति जो है अव्यय पद है। इसी तरह से प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति, यह भी प्रति शब्द जो है वो अव्यय पद है। इस प्रकार ये अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्तिमानति कर्म्य, ये भी अव्ययी भाव का एक उदाहरण है। यथा जो है वो अव्यय शब्द है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग भी आगे की ओर जुड़ने से अव्ययी भाव समास होता है। जैसे निर्मक्षिका नाम, तो निर जो है वो उपसर्ग है, लेकिन मक्षिका नाम अभावय, यह इसका विग्रह बनता है। जब हम अलग करते हैं तो वह विग्रह कहलाता है और वह विग्रह मक्षिका नाम अभावय, यानी निर का अर्थ अभाव है। इसी प्रकार से कुछ उपसर्ग लगने पर यह अव्ययी भाव समास होता है। इसी तरह से अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में हमेशा द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्तियां रहती हैं और उन विभक्तियों का लोप हो जाने पर उसका संक्षिप्तीकरण अर्थात समास पद होता है। समस्त पद को के अंदर जैसे राज्ञ पुरुष है, तो इसका जब समस्त पद बनाएंगे तो राजपुरुष होगा। उपग्रामम, ग्रामम समीपम, ग्रामस्य समीपम, ग्राम के समीप, ग्रामस्य समीपम में का के की, यानी गांव के समीप, इसमें भी यह विभक्ति लगी है तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से ग्रामम प्रति, यानी गांव की ओर। उपग्रामम में ग्रामस्य समीपम, यानी गांव के समीप, तो ग्रामम प्रति, गांव की ओर। तो इस प्रकार से इसमें द्वितीय तत्पुरुष है। इसी प्रकार से कोई भी विभक्ति लगती, जैसे हरित्रातय, ये समस्त पद है तो इसका विग्रह होगा हरिणा त्रातय। तो इस प्रकार से कोई भी विभक्ति लगती है तो तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है तो वो समस्त पद बन जाता है, और जो विभक्ति लगती है उसी विभक्ति का वह तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार से तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर हमेशा विशेष्य और विशेषण 2 पद होते हैं। विशेष्य यानी विशेषण और विशेष्य किसी भी शब्द की विशेषता प्रकट करनी होती है। जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण है सर्प है, यानी कि काला सांप। सांप की विशेषता क्या है कि वो काला है। इस प्रकार उसकी विशेषता के कारण जो पीछे है वही आगे रहेगा। पीछे की ओर विसर्गे लगी हैं तो आगे की ओर भी विसर्गे रहेंगी। कृष्ण है सर्प हो गया, यदि कृष्ण सर्पम है तो कृष्णम सर्पम। इसी तरह से सुंदर नारी, नारी स्त्रीलिंग है तो सुंदरी नारी। कोई भी शब्द है उसकी विशेषता प्रकट करने पर विशेष्य और विशेषण 2 पद बन जाते हैं, तब कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में मुख कमलम, कमलम मुख कमलम में
कमलम इव मुखम, यानी कमल के समान मुख। तो किसी का उपमा और उपमान और उपमेय जुड़ जाता है तब भी कर्मधारय समास होता है। किसी चीज़ की तुलना की जाती है, किसी चीज़ के बारे में उसके समान बताया जाता है, जैसे मृग नयनी, मृग इव नयनी, मृग के समान नैनों वाली। तो किसी के साथ उसकी समानता की गई है तब भी वह कर्मधारय समास होता है, यानी उसकी विशेषता होने के कारण वह कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के बाद रहता है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, जैसे पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारय, पंचवटी, पंचानाम वटीनाम समाहारय। समाहार का अर्थ है समूह, यानी किसी भी चीज़ के द्वारा अंकित करके जो अंकों से उनका एक समूह बन जाता है उसे द्विगु समास कहते हैं। त्रय पुरुष, त्रयाणाम पुरुषाणाम समाहारय, यानी कोई भी आगे यदि अंक लगता है, संख्या लगती है, तब वहाँ पर हमेशा द्विगु समास रहता है। द्विगु समास के बाद में द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास में च समूह होता है, च का मतलब और, जैसे हिंदी में हम राम लक्ष्मण और सीता एक बार और लिखते हैं, लेकिन जब हम संस्कृत में करते हैं रामश्च लक्ष्मणश्च सीताश्च। इसी प्रकार से कंदम मूल फलम, यानी कंदश्च मूलश्च फलश्च, इस प्रकार से हर बार च लगता है, यानी किसी भी समूह को हम लिखते हैं तो उसमें च का प्रयोग होता है। जैसे राम लक्ष्मणौ ये दो हैं और दो होने के कारण राम लक्ष्मणौ द्वितीया का हो गया, तो द्वितीय विभक्ति के कारण रामश्च लक्ष्मणश्च। हस्तपानी, तो हस्तपानौ यानी हस्तौ च पानौ च, तो हस्तपादम, हस्तम च पादम च, यानी हाथ और पैर। किसी भी प्रकार के दो शब्द या तीन शब्द, उससे अधिक शब्द भी हो सकते हैं, इन सब में हर बार च लगता है। हिंदी में एक बार और आता है, लेकिन संस्कृत में एक बार ही च, संस्कृत में हर बार च लगता है, यानी और। कोई भी किसी भी प्रकार का समूह है उसमें च लगता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में अंक भी हो सकता है द्विगु समास की तरह, लेकिन उसमें हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। पहला पद और दूसरा पद, जैसे द्विगु समास में पहला अंक था, लेकिन बहुब्रीहि समास में अंक होते हुए भी उसके अंदर तीसरा अर्थ प्रधान होता है। जैसे दशाननः, तो दशानन है दशम आननम यस्य स, तो दशम आननम यस्य स, यानी कि 10 मुख हैं जिसके वह कौन है, रावण। तो इस प्रकार तीसरा अर्थ प्रधान हुआ। तीसरा अर्थ प्रधान होने के कारण बहुब्रीहि समास हो गया, अंक होते हुए भी वह बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास के अंदर हमेशा कभी भी य, यस्य, यस्मै, येण यानी यत् शब्द के रूप अंत में रहते हैं, जो, जैसे, जिसके, जिसमें, इस प्रकार के अंत में रहते हैं। गजानन, गज के समान मुख वाला, ये हिंदी में इसका है, लेकिन कौन है गज के समान मुख वाला, गणेश जी। तो गणेश जी के लिए गजानन कहा गया है। तो गजम आननम यस्य स, गज मुख है जिसका वह। इसी प्रकार से बहुब्रीहि समास में और भी अन्य शब्द हो सकते हैं। दिगंबरः, यानी 10 दिशाएं, दिगंबर दिशाएं हैं जिसकी वह, तो दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, तो इसमें भी वही आएगा दिगम अम्बरम यस्य स। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिनका तीसरा अर्थ प्रधान होता है, तब बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अन्य पद प्रधान होना चाहिए। एक बार हम वापस से इन बातों को देखते हैं कि समास के प्रकारों में किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला है अव्ययी भाव, इसमें अव्यय पद पहला और उपसर्ग भी हो सकता है। और दूसरा तत्पुरुष समास, जिसमें द्वितीया से सप्तमी तक विभक्तियाँ लगती हैं। तीसरा कर्मधारय, विशेष्य और विशेषण 2 पद होते हैं।
द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है और समाहार के रूप में यानी समूह के रूप में होता है। द्वंद्व समास में समूह होता है, उसमें च लगता है, जिससे किसी भी प्रकार के शब्द हैं तो उसमें उनको अलग अलग करने के लिए च लगता है। यदि हम च नहीं लगाते तो श की विसर्गें हो जाती हैं और च आ जाता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ प्रधान होता है। वंदे मातरम, जय हिंद।